ओके गाइस, तो आज हम बात करेंगे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की, यानी कि इंडियन हिस्ट्री का मेडिवल पहलू और इंडियन हिस्ट्री की जो मेडिवल एज है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, पूरी मेडिवल एज को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। पूरी जो मेडिवल एज है मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को सब एक्सप्लेन करूंगा, एंड उसके मेन इवेंट्स के क्या क्या चीज़ें जो हुई हैं मेडिवल एज में। एंड इंडिया ने बहुत सारे नए नए अचीवमेंट्स फेस किए एंड इन्वेजन फेस किए, एंड बहुत कुछ जो है कल्चर में चेंज आया, पॉलिटिक्स में चेंज आया। इंडिया की मेडिवल एज में जो है बहुत कुछ चेंज हुआ इंडियन हिस्ट्री में। तो गाइस, आज वही सब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स थे एंड कौन कौन से एम्पायर्स रहे थे एंड कौन कौन सी बैटल्स हुई हैं एंड क्या क्या रीजंस रहे थे मेडिवल एज के फाउंड होने के, एंड मेडिवल एज में क्या क्या तरक्की करी है इंडिया ने। जो इंडिया की मेडिवल एज स्टार्ट होती है गाइस, जो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है मोहम्मद बिन कासिम के इन्वेजन से। जो पहला इन्वेजन साउदर्न इंडिया सिंध वाले एरिया में जो पहला इन्वेजन हुआ इस्लामिक की तरफ से, वो था मोहम्मद बिन कासिम के अंडर हुआ था। एंड 712 सीई में ये इन्वेजन हुआ था। एंड गाइस, इस इन्वेजन के बारे में इतनी ज़्यादा जो है डिटेल मौजूद नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेजन नहीं था। हालांकि ये पहला मुस्लिम इन्वेजन था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंस इस इन्वेजन को नहीं दी गई है क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश नहीं हो पाया था उस वक्त तक। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो साउदर्न इंडिया है हमारा, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पावर जो है पावर में आ गई थी। बहुत बड़ा रीजन जो था पावर में आ गया, एंड उसने लगभग पूरे साउथ ईस्ट एशिया को अपने पूरे कंट्रोल में कर लिया। एंड उस पावर को बोला जाता है चोला एम्पायर। गाइस, जो चोला एम्पायर था ये एम्परर अशोक के टाइम से ही एग्जिस्टेंस में था, एम्परर अशोक के ज़माने से था। लेकिन इसकी तकदीर जब बदली, जब इसके तख्त पे बैठे राजा राज चोला। जो राजा राज चोला थे वो जब चोला एम्पायर की गद्दी पर बैठे तो चोला एम्पायर की पूरी तरह तकदीर और किस्मत सब बदल गई। एंड उसने श्रीलंका को जीत लिया, एंड जो ऊपर एक किंगडम्स थे उनको जीत लिया। एंड धीरे धीरे करके चोला एम्पायर जो था पूरे साउदर्न इंडिया का सुपर पावर बन गया। एंड उसके बाद जब राजेंद्र चोला, यानी कि चोला जो राजा राज चोला थे, उनके बेटे राजेंद्र चोला जब चोला तख्त पर बैठे तो उन्होंने चोला एम्पायर को एकदम एक नई ऊंचाइयों पर, एक ऐसी पोजीशन पर ले गए जो उससे पहले साउदर्न इंडिया को कोई भी एम्पायर नहीं पहुंच पाया था। उन्होंने सबसे पहले श्री विजय को जीता। जो श्री विजय जो उस आज के टाइम को जो पूरा मले आइलैंड है, यानी कि जो मलेशिया वगैरह वाला जो एरिया है, इस पूरे पर्टिकुलर रीजन को जीत लिया। एंड इसके बाद इंडोनेशिया वगैरह पर अपना कब्जा कर लिया, और पूरा जो साउदर्न एशिया था, जो पूरा साउथ सी है, जो एशिया का पूरा साउथ सी जो है उसको अपने अंडर ले लिया। एंड जो साउथ चाइना सी एंड पूरा जावा सी और जावा आइलैंड उनके अंडर आ गया। एंड देखते ही देखते जो चोलास थे पूरे इंडिया में सुपर पावर बन गए। एंड चोला के मुकाबले कोई भी नहीं था जो खड़ा हो सके। एंड राजेंद्र चोला वो पहले साउदर्न इंडियन किंग थे जिन्होंने गंगा के पार अपना एम्पायर पहुंचाया था। हर साउथ इंडियन किंग का बस एक ही जो था मोटिव रहता था कि किसी भी तरह से वो गंगा को जीत ले एंड गंगा तक अपने एम्पायर को फैला दे। लेकिन राजेंद्र चोला ने गंगा से भी आगे अपना एम्पायर पहुंचाया, एंड इसी वजह से इनको टाइटल मिला है गंगे कोंड का इनको टाइटल मिला था। एंड राजेंद्र चोला के बाद उनके बेटे जो है राजाधिराज तख्त पर बैठे थे, लेकिन उस टाइम पर जो चोला एम्पायर था वो इंस्टेंटली डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे करके राजेंद्र चोला के बाद चोला एम्पायर की पावर जो खत्म होना स्टार्ट हो गई। एंड राजाधिराज चोला के बाद राजेंद्र सेकंड तख्त पर बैठे, एंड उनके बाद भी उनकी टाइम पीरियड में भी इतना कुछ नहीं हुआ। फिर विराजेंद्र चोला बैठे। विराजेंद्र चोला ने धीरे धीरे करके जो चोला एम्पायर की जो टेरिटरीज थी, जैसे कि जावा सी वगैरह, जो कि राजाधिराज चोला थे इनके टाइम पीरियड में जा चुकी थी, तो उसको वापस लिया विराजेंद्र चोला ने। एंड उसके बाद तख्त पे बैठे थे गाइस कुलोतुंगा जो थे ग्रेट ग्रैंड सन थे राजा राज चोला के। एंड उन्होंने फिर से जो राजेंद्र चोला की जो टाइम पीरियड था उसी को रिवाइव किया, एंड चोला एम्पायर को फिर से उसकी तरक्कियों तक पहुंचाया। जो ग्रेट एज जो राजेंद्र चोला ने धीरे धीरे करके अपने एम्पायर को स्टैब्लिश करने में टाइम लगाया था, एंड जिस तरह से उन्होंने अपने एम्पायर को जावा सी और श्रीलंका, मले आइलैंड इन सब में फैला दिया था, इस तरह से कुलोतुंगा ने फिर से धीरे धीरे मेहनत की एंड एम्पायर को उसी पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचा दिया। लेकिन गाइस, कुलोतुंगा के बाद से एम्पायर का इंस्टेंट डिक्लाइन हो गया। एंड चोला एम्पायर की जो पावर थी, जो दबदबा था, जो भी सी के एरिया में, जो जावा सी में और चाइना सी में और श्रीलंका में जो दबदबा था, सब खत्म हो गया। एंड चोला एम्पायर का इंस्टेंट डिक्लाइन हुआ। इसके बाद स्टार्ट करी गजनी ने रेड्स मारना शुरू करी धीरे धीरे करके। इसके बाद से जो है गजनी ने रेड मारना शुरू करी। गजनी की जो पहली रेड थी, वो गजनी में जो रेड मारना स्टार्ट हुई थी वो 12th सेंचुरी मारना स्टार्ट की थी, कि जो 1100 वाला जो एरिया है, इसमें गजनी ने जो खुरासान वाला जो एरिया है वहाँ पर गजनी एम्पायर था, गजनी। एंड उसने वहाँ से रेड मारना शुरू करी, एक के बाद एक 17 रेड मारी इंडिया पर, सक्सेसफुल 17 रेड मारी उसने गजनी ने। एंड उन 17 रेड्स में उसने बहुत कुछ लूटा, एंड काफ़ी सारे ट्रेजर उसने इंडिया से ले लिए, एंड बहुत सारे एम्पायर्स को बिल्कुल तोड़ के रख दिया। एंड एट द लास्ट जो उसकी
एंडिंग जो एज रेड थी, जो बिल्कुल लास्ट वाली उसकी रेड थी, वो थी सोमनाथ टेम्पल पर। गाइस सोमनाथ टेम्पल इंडियन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस और रिलीजियस टेम्पल माना जाता है। उस टाइम का बहुत ज्यादा सैक्रेड टेम्पल था जो सोमनाथ का टेम्पल था। लेकिन जब गजनी इस पर रेड मारने के लिए आया तो इंडिया के धीरे छोटे छोटे जितने भी एम्पायर से ऐसा माना जाता है कि 104 किंगडम उस टाइम सोमनाथ टेम्पल की प्रोटेक्शन में खड़े थे। 104 किंगडम्स, 104 किंगडम से अलग अलग राजा और उनकी फौजें खड़ी थी। लेकिन गजनी जब अपनी आर्मी लेकर आया तो गाइस कोई भी सामने नहीं टिक सका। और ऐसा माना जाता है कि 50,000 से ज्यादा जो लोग थे वो इसको डिफेंड करने में ही मारे गए। मतलब सोमनाथ टेम्पल को डिफेंड करने में 50,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। रियल डाटा कितना है कुछ नहीं पता, लेकिन जो ऑफिशियल डाटा है, जो रिटन रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उसके हिसाब से 50,000 से ज्यादा लोग जो है मारे गए थे इस बैटल में। एंड फिर सोमनाथ टेम्पल को गजनी ने एक्वायर कर लिया एंड जो मूर्ति थी उसको भी तोड़ दिया। एंड फिर इसके बाद गजनी जो महमूद गजनी जो था वो वापस चला गया अपने गजनी किंगडम पे। फिर गाइस इसके बाद जब गजनी ने रेड्स मारी थी इंडिया में, तो इंडिया के जो किंग्स थे उनमें भी यूनिटी थोड़ी बहुत पैदा हुई। जो राजपूत क्लान्स थे वो पावर में आए एंड पृथ्वीराज चौहान ने छोटे छोटे एम्पायर, छोटे किंगडम्स को एक्वायर किया एंड बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया पृथ्वीराज चौहान ने। ओके गाइस, तो फिर उसके बाद जो महमूद गजनी वापस खुरासान पहुंचा, यानी कि जब वापस अपने किंगडम पहुंचा, तो उसकी एक प्रोविंशियल स्टेट थी, यानी कि उसी एम्पायर के अंडर एक स्टेट आती थी जिसको बोला जाता है गौर स्टेट। गौर स्टेट जो थी उसके एम्पायर के अंडर ही आती थी। एंड उसके जो महमूद गजनी के मरने के बाद उस जो गौरी स्टेट थी उसकी किंग पावर में आए एंड उन्होंने गजनीज को पूरी तरह से ओवरथ्रो कर दिया एंड गौरी सल्तनत को बना डाला। पूरे अफगानिस्तान और खुरासान का जो एरिया था, वो ईरान वगैरह वाला जो एरिया था, इन सब पर जो है गोरिद एम्पायर छा गया एंड गोरिद एम्पायर ने पूरे खुरासान में खुद को सुपर पावर बना लिया। तो जो गौरी सल्तनत थी इसका कमांडर था मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी यहाँ का कमांडर था। उसने इंडिया की तरफ सीज करी एंड पहली बैटल ऑफ तराइन हुई। इसके बाद गाइस पहली बैटल ऑफ तराइन हुई थी 1191 में, यानी कि 1191 में पहली बैटल ऑफ तराइन हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आपस में लड़े थे। लेकिन शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की हार हुई इस बैटल में और उसको वापस गौर लौटना पड़ा। एंड गाइस इसके बाद जब वो गौर वापस लौटा था तो जो बड़ा भाई था उसका, जो शहाबुद्दीन गौरी का बड़ा भाई था, जो कि उस टाइम गौरी सल्तनत का किंग था, उसकी डेथ हो गई। एंड उसके बाद गौरी को, यानी कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को गौरी सल्तनत का किंग बना दिया गया। फिर अगले ही साल उसके वापस गौरी इंडिया वापस आया। उसी के अगले ही साल यानी कि 1192 में गौरी वापस इंडिया आया एंड अब की बार उसने फिर से एक नई बैटल लड़ेगी जिसको बोला जाता है सेकंड बैटल ऑफ तराइन। गाइस सेकंड बैटल ऑफ तराइन में जो राजपूत किंग्स थे, जो राजपूत आर्मी थी, उनके अंदर थोड़ा सा घमंड पैदा हो गया था, क्योंकि वो पहले की बैटल जीत चुके थे। इस वजह से थोड़ा सा घमंड उनमें पैदा हो गया था कि अब हम हरा देंगे इजीली, पहले भी हरा चुके हैं, फिर से पिट के भागेंगे। इस तरह से थोड़ा सा घमंड टाइप का पैदा हो गया था, जो कि उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बनी बैटल में। और गौरी ने दोबारा से सेकंड बैटल ऑफ तराइन में राजपूत को हरा दिया और इंडिया में पहली बार सक्सेसफुल मुस्लिम एम्पायर फाउंड हुआ, जिसको आगे चल करके दिल्ली सल्तनत का नाम दे दिया गया। गाइस मोहम्मद गौरी का कमांडर था और उसका दामाद भी था ऐबक को उसने इंडिया भेजा, गवर्नर जनरल बनाकर, अपना गवर्नर बनाकर इंडिया भेजा। फिर इसके बाद गौरी ने जो है ऐबक को इंडिया का सुल्तान घोषित कर दिया एंड फिर उसने अपना टाइटल चुना कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से वो इंडिया में मशहूर हुआ एंड उसने एक बहुत ही बड़ा जो है एम्पायर इस्टेब्लिश किया इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया में अपने को खुद को सुपर पावर बना लिया एंड अदर टेरिटरीज को एक्वायर किया, बहुत सारे एम्पायर्स को एनेक्स किया। एंड उसके बाद बहुत ही अच्छा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफ़ी अच्छा रूल किया था एंड उसको पब्लिक का बहुत ध्यान था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कमांडर बनने से पहले खुद भी एक गुलाम था, जिस वजह से उसने उन सब चीज़ों को फेस किया था जो कि एक नॉर्मल पब्लिक फेस करती है। तो इस वजह से उसने काफ़ी अच्छे रूल्स बनाए एंड बहुत ही ज़्यादा पब्लिक के लिए काम किया, जिस वजह से उसको टाइटल मिला लाख बख्श का जो है उसको टाइटल मिला कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, वो पावर में आया एंड शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने दिल्ली को जो है अपनी कैपिटल बनाया। लाहौर से जो है दिल्ली कैपिटल बनी उस टाइम पर इंडिया की, और यहाँ से इस्टेब्लिश हुई दिल्ली सल्तनत। एंड गाइस दिल्ली सल्तनत का जो फाउंडर ऑफिशियली तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन माना जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि इल्तुतमिश ही पहला इंसान था जिसने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था। एंड इल्तुतमिश के बाद जो है इंडियन हिस्ट्री की वन एंड ओनली लेडी किंग बनी थी रजिया सुल्तान, जो कि इंडियन हिस्ट्री की ओनली वुमेन किंग है। उसके अलावा कोई भी इंडियन हिस्ट्री की ऐसी लेडी नहीं है जो कि किंग बनी हो। हालांकि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट तो बनी है, लेकिन जो है किंग कोई भी लेडी नहीं बनी इंडियन हिस्ट्री के रजिया सुल्तान के अलावा। फिर गाइस इसके बाद धीरे धीरे करके जो है दिल्ली सल्तनत का जो अलबरी डायनेस्टी थी, ममलूक डायनेस्टी जो थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक वाला एम्पायर था, धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हुआ। एंड शमशुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन के बाद गाइस गयासुद्दीन बलबन को हरा दिया गया। जलालुद्दीन खिलजी जो थे इंडियन हिस्ट्री के एंड दिल्ली सल्तनत के जो है किंग बन गए।
जलालुद्दीन खिलजी को भी उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से असैसिनेट कर दिया गया। एंड इसके बाद एक नया इंडियन हिस्ट्री में नया दौर स्टार्ट हुआ जिसको बोला जाता है खिलजी एम्पायर के नाम से। गाइस जब अलाउद्दीन खिलजी पावर में आया तो उसका पहला मोटिव था, अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला मोटिव था वो यही था कि ऐसा एम्पायर एस्टेब्लिश करना जो कि पूरी दुनिया ने कभी ना देखा हो। दरअसल वो अलेक्जेंडर से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे। जो अलेक्जेंडर था, जो सिकंदर था, उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर थे एंड खुद को बोलते थे वो सिकंदर सानी, यानी कि दूसरा अलेक्जेंडर वो खुद को बोलते थे। और उनका ये मानना था कि मैं वो काम कर गुजरूंगा जो अलेक्जेंडर भी नहीं कर पाया। मतलब कि वो चाहते तो सेंट्रल एशिया इन सबको इजीली एक्वायर कर लेते, इजीली कंक्यूर कर लेते, इतनी बड़ी आर्मी थी उनके पास, लेकिन उन्होंने उस काम को अंजाम दिया जो अलेक्जेंडर भी नहीं कर पाया। मतलब उनका ख्वाब था कि पूरे इंडिया को, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अपने अंडर ले लेना। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मैसिव आर्मी बनाई। सबसे पहले चित्तौड़ को सीज किया एंड पूरे राजपूतानों को हराया, फिर देवगिरी को, फिर वारंगल को, पांड्यास को, एंड धीरे धीरे करके उन्होंने अपना एम्पायर जो था हिमालय से लेके ऊपर से ऊपर जो इंडिया का एरिया है वहां से लेकर के नीचे साउथ में मदुरई तक अपना एम्पायर फैला दिया और इधर इंडस रिवर तक उनका एम्पायर फैल गया। एंड अलाउद्दीन खिलजी गाइस वो इंसान थे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 5 बार एक के बाद एक मंगोलों ने इंडिया पर अटैक किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 5 बार इंडिया को डिफेंड किया अलग अलग तरह से, बैटल ऑफ रवी में, बैटल ऑफ किली में। और मंगोलों को कभी भी इंडिया पर अटैक या इंडिया पर सक्सेसफुल एनेक्स या इन्वेजन नहीं करने दिया। मंगोलों को कभी भी इंडिया में एम्पायर एस्टेब्लिश नहीं करने दिया। गाइस अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे रूल्स बनाए, नए नए इकता में एम्पायर को बांटा, इकता में जो छोटे छोटे स्टेट से उसमें एम्पायर को बांटा एंड बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। एंड अलाउद्दीन खिलजी ने इंडियन हिस्ट्री का उस टाइम का सबसे बड़ा एम्पायर बनाया था एम्पायर अशोक के बाद। ऐसा माना जाता है कि एम्पायर अशोक का और अलाउद्दीन खिलजी का एम्पायर बिल्कुल सेम था। एंड उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका जो सबसे छोटा बेटा था उसको तख्त पे बैठाया गया। उसका कमांडर इन जनरल मलिक कफूर के जरिए, मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के सबसे छोटे बेटे को तख्त पे बैठा दिया, पपेट के तौर पे तख्त पे बैठा दिया एंड खुद जो है बैकग्राउंड में एम्पायर को चलाता रहा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा जो बेटा था मुबारक शाह खिलजी, उसने बगावत की और मलिक कफूर को भी हटा दिया एंड खुद जो है तख्त पर बैठ गया। एंड इसके बाद एम्पायर तोड़ना स्टार्ट हो गया क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद कोई भी पावरफुल किंग नहीं था। ये दोनों बहुत ही ज्यादा वीक किंग थे एंड जगह जगह से रिवॉल्ट होना शुरू हो गया एंड अलाउद्दीन खिलजी का एम्पायर जो है धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट हुआ। फिर गए इस सब के बाद जो है खिलजी एम्पायर कमजोर होता गया एंड गाजी मलिक जो खिलजियों के अंडर एक कमांडर था, छोटा सा खिलजियों के अंडर ही था, आता था वो, उसने जो है खिलजी एम्पायर को ओवरथ्रो किया एंड दिल्ली के तख्त पर बैठ गया और अपने टाइटल चुना गयासुद्दीन तुगलक का। एंड यहाँ से स्टार्ट होती है गाइस तुगलक डायनेस्टी। एंड तुगलक डायनेस्टी को आप समझ सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का मेन पीरियड है वो तुगलक डायनेस्टी की वजह से जाना जाता है। एंड तुगलक डायनेस्टी का जो पहला किंग था गयासुद्दीन तुगलक ने बहुत ज्यादा कारनामे नहीं किए, लेकिन उसका जो बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने ऐसे ऐसे कारनामे किए थे कि इसको हिस्ट्री में टाइटल दिया गया वाइस फूल किंग का। मतलब इसके हमेशा जो प्लान होते थे वो ये बहुत बढ़िया प्लान बनाता था, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान बनाया करता था, आइडियाज़ बनाया करता था एंड इस तरह के आइडिया बनाता था कि एम्पायर को हमेशा ये सोचता था कि मेरी इन आइडियाओं से एम्पायर और ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन उनका रिजल्ट हमेशा उल्टा आया करता था। एंड मोहम्मद बिन तुगलक इसी वजह से पब्लिक में बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हुआ एंड जगह जगह बगावत हुई और एम्पायर खत्म हो गया एंड दिल्ली सल्तनत की जो मेन जड़ थी वो खत्म हो गई एंड दिल्ली सल्तनत को धीरे धीरे करके सिर्फ दिल्ली का जो एरिया है वहीं तक सीमित रह गई दिल्ली सल्तनत। तो गाइज ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने सबसे पहला जो काम किया था वो था टैक्सेशन। दुआब में एक एरिया था दिल्ली सल्तनत के अंडर, एक एरिया आता था दुआब नाम का। जब इसको लगा कि मेरे पास एक बहुत बड़ी आर्मी एंड इतनी बड़ी मैसिव आर्मी को स्टैंड करने के लिए, इतनी बड़ी आर्मी को पे ऑफ करने के लिए, इन सब के जो है एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तो उसने जो दुआब वाला एरिया था वहाँ पे टैक्स लगा दिया कि यहाँ का टैक्स जो है हम बढ़ा देंगे एंड यहाँ की जो टैक्स से इनकम आएगी वो आर्मी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आर्मी में। तो गाइस इसके इस डिसीजन से जो है दुआब में बगावत हुई एंड दुआब से जो है कम्प्लीटली टैक्सेशन छोड़ो कुछ भी जो ट्रिब्यूट आता था वो भी आना बंद हो गया। तो इस वजह से इसका पहला मिशन फेल हो गया एंड दूसरा इसने काम किया था अपनी कैपिटल को ट्रांसफर करने के लिए। गाइस दिल्ली का जो एरिया है वहाँ पर तुगलकों जो दिल्ली वाला एरिया है इस पर्टिकुलर जगह पर तुगलक आबाद के नाम से, वो शहर आज भी मौजूद है दिल्ली में। तुगलक आबाद के नाम से एक शहर बनवाया था जिसको चारों तरफ से फोर्टिफाइड किया गया, चारों तरफ से दीवारें खड़ी गई, बहुत बड़े बड़े महल बनाए गए, किले बनाए गए, बहुत सारे जो है मार्केट वगैरह बनाई गई, सी पोर्ट वगैरह, मतलब काफ़ी बढ़िया शहर बनाया था इन्होंने जो है तुगलक आबाद। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने कैपिटल को शिफ्ट करने की कोशिश की। जो देवगिरी था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को जीता था, उसको उसी पर्टिकुलर एरिया में एक नया सिटी बनाया इसने जिसको नाम दिया दौलताबाद, और फिर अपनी कैपिटल जो है दिल्ली से यानी कि तुगलकाबाद से दौलताबाद शिफ्ट कर दी। और जितने भी जो तुगलकाबाद के लोग थे उनसे कहा कि दौलताबाद चलो, सबके सब जो इनके प्राइम मिनिस्टर से जो भी कॉमन लोग थे जो तुगलकाबाद में रहते थे उनसे कहा कि सब दौलताबाद चलो, अब सारा काम जो है दौलताबाद से हैंडओवर किया जाएगा, सारा काम जो है दौलताबाद से कंट्रोल किया जाएगा। तो गाइस इसके इस डिसीजन ने पब्लिक को बहुत ज़्यादा बुरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि वो लोग जो अपनी पुश्तों से दिल्ली में रहते आ रहे थे उन सबको अब दिल्ली छोड़ कर जाना पड़ा,
तो इसके इस फैसले की वजह से जो लोग काफ़ी नाराज़ हुए इससे एंड दिल्ली से जो है दौलताबाद की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन गाइस इस सफ़र में जब दौलताबाद से दिल्ली तक का जो सफ़र था, इसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई, काफ़ी सारे लोग जो है अपने रास्ता भूल गए, काफ़ी सारे लोग कहीं चले गए, कुछ भटक गए। तो मतलब ये जो फैसला था एक बहुत ही ज़्यादा फेलियर साबित हुआ इस एम्पायर के लिए। तो और जब ये दौलताबाद पहुंचा तो वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि एक अनजान सिटी था एंड यहाँ पर कोई भी इतना फेमिलियर नहीं था इन लोगों से, इनके कानून वगैरह से इतना ज़्यादा कोई फेमिलियर नहीं था। तो इस वजह से ये जो फैसला था इसको रद्द करना पड़ा एंड फिर से इसने फैसला किया कि वापस दिल्ली चलो। तो एम्पायर को वापस पहले दौलताबाद शिफ्ट किया, फिर दौलताबाद फिर तुगलकाबाद शिफ्ट किया इसने। तो इस जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है इसमें बहुत ज़्यादा इन लोगों को सफ़र करना पड़ा, इसके दिल्ली सल्तनत के लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इनका, आधे सा ट्रेजर खाली हो गया इनका एंड बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ इनका। तीसरा जो है इसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो हार्श डिसीजन था जिसने इसके एम्पायर को बिल्कुल ही पलट के रख दिया, वो था टोकन करेंसी का। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पॉलिसी अपनाई थी, इसने सोचा था कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए, सोने के सिक्के जो है वो बनाने में बहुत टाइम लगता है एंड बहुत मुश्किल से बनते हैं, सोने के सिक्के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो इनकी जगह हम क्यों ना टोकन करेंसी इन्वेंट करें। तो उसने ब्रोंज और अलग अलग मेटल की टोकन करेंसी बनाना शुरू करी, इस पर स्टैंप लगाई, एम्परर ने स्टैंप लगाई और उस करेंसी को पब्लिक में जो है अप्लाई कर दिया एंड सारा जो गोल्ड था उसके बदले में बहुत सारी टोकन करेंसी इसने एक्सचेंज कर ली। अब उस टोकन करेंसी से हुआ क्या कि जब पब्लिक में आम हुई टोकन करेंसी तो हर चौथा आदमी उस करेंसी को खुद बनाने बैठ गया और जो किंग की वैल्यू थी, जो किंग की ओरिजिनल प्राइस थे, वो सब गिर गए एंड मार्केट वैल्यू सब क्रैश हो गई एंड एम्पायर की इकोनॉमी को बर्बाद हो गई बिल्कुल। एम्पायर की इकोनॉमी लगभग खत्म होने वाली थी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर दोबारा से जो है कॉइन पर शिफ्ट किया लोगों को, फिर दोबारा से बोला कि हम सोने के सिक्के बनाएंगे, इस करेंसी को बैन कर दिया। जैसे अभी हाल जिम्बाब्वे का हुआ था, वही सेम पॉलिसी मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपनाई थी उस टाइम पर। तो गाइज इसके बाद जो उसका थर्ड और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बेकार जो डिसीजन था जिसकी वजह से आर्मी इसकी खत्म से काम करे, तो सबसे पहले आर्मी कांगड़ा की तरफ हुई, कांगड़ा को सक्सेसफुली इन्वेड करके सक्सेसफुली कांगड़ा पे जो है कॉन्क्विस्ट कर लिया, कांगड़ा को कॉन्क्यूर कर लिया। फिर उसके बाद आर्मी शिफ्ट हुई कराची की तरफ, यानी कि तिब्बत की तरफ आर्मी जो है शिफ्ट हुई। तो गाइज तिब्बत जो है एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसा रीजन है तिब्बत, यहाँ पर अच्छी चौकी चलती नहीं, उनको ठंड बहुत है पहली चीज़, और दूसरी वहाँ बारिश बहुत पड़ती थी। इस वजह से इसकी जब आर्मी तिब्बत पहुंची तो बारिश और ठंड ऐसा टेम्परेचर था जिससे वो बिल्कुल फैमिलियर नहीं थे। तो जिस वजह से आर्मी में से ज़ियाउद्दीन बरानी जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, हिस्टोरियन, बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कराची से वही सिपाही वापस आ पाए थे जो बहुत ज़्यादा बहादुर थे, बाकी सारे सिपाही कराची में मारे गए एंड बहुत सारे सिपाही ऐसे थे जो लौट कर ही नहीं आए एंड बहुत सारे मारे गए, बहुत सारे रास्ते मर गए, बहुत सारे ठंड की वजह से मर गए, आर्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो इसकी वजह से जो कोर्ट में जो उलमा वगैरह थे, जो कोर्ट में मौलाना वगैरह होते थे, जो उसके नोबल्स थे, जो भी मिनिस्टर वगैरह थे, सबका एतमाद उड़ गया मोहम्मद बिन तुगलक पर। सबको लगा कि ये एम्पायर को बर्बाद करके रख देगा। तो इसके बाद गाइस नॉर्दर्न और साउदर्न इंडिया में जगह जगह पर बगावतें होना स्टार्ट हो गई। गाइस जब बगावत हुई तो उसके बाद दो सबसे बड़े किंगडम निकल कर आई, इसमें एक था बहमनी किंगडम, दूसरा था विजयनगर किंगडम। और फिर इसके बाद तख्त से हट गया, इसके बाद इसका बेटा तख्त पर बैठा फिरोज शाह तुगलक। गाइस जब फिरोज शाह तुगलक बैठा था तो मंगोल तैमूर के अंडर तैमूर ने इंडिया पर सक्सेसफुली इन्वेजन किया और पहली दिल्ली सीज में उसने जो है फिरोज शाह तुगलक को भी खत्म कर दिया और तुगलक डायनेस्टी को कम्प्लीटली जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। और फिर उसके बाद दिल्ली जो है तैमूरिद के अंडर आ गया, दिल्ली जो तैमूरिद एम्पायर के अंडर आ गया एंड उसने वहाँ पर अपना गवर्नर जो है मुहैया कर दिया और उसके बाद वापस चला गया। गाइस तैमूर की मौत के बाद उस गवर्नर ने जो है दिल्ली को खुद को दिल्ली का सुल्तान बना दिया और यहाँ से फाउंडेशन में आई सैयद डायनेस्टी जो 1414 में एग्जिस्टेंस में आई थी एंड ये डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत सबसे वीक डायनेस्टी मानी जाती है, यानी कि जो पूरा दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है उसमें सबसे वीक डायनेस्टी है वो यही मानी जाती है सैयद डायनेस्टी, क्योंकि उनका एम्पायर ज़्यादा बड़ा नहीं था, दिल्ली और उसके आसपास के इलाके इनके अंडर आते थे, बस पंजाब वगैरह वाला एरिया, बस इससे ज़्यादा इन लोगों के पास कुछ नहीं था। तो गाइज इन्हीं के सैयद डायनेस्टी के अंडर इनका कमांडर था बहलुल लोधी और बहलुल लोधी ने फिर इनको डिफीट किया एंड अपना एम्पायर जो था इस्टेब्लिश किया एंड दिल्ली पर खुद आकर दिल्ली पर बैठ गया। एंड फिर गाइज के बहलुल लोधी के बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी तख्त पर बैठा। सिकंदर लोधी भी बहुत ही ज़्यादा जो है एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में कामयाब रहा एंड काफ़ी सारे छोटे छोटे एरिया थे उनको एक्वायर किया एंड फिर से जो कुतुबुद्दीन वाला एरिया था, जितना बड़ा एम्पायर कुतुबुद्दीन ऐबक का था उतना बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गया वो। एंड इसके बाद आता है इसका बेटा इब्राहिम लोधी। माना जाता है कि इब्राहिम लोधी हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे किंगों में से एक था। इसको 22 से ज़्यादा लैंग्वेज आती थी बोलने, 22 से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकता था एंड बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, हर तरह की नॉलेज थी इसके पास, इल्म नुजूम यानी कि एस्ट्रोनॉमी का बहुत ज़्यादा इल्म था एंड मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी इसको एंड काफ़ी सारे जो है नॉलेज थी इसको। लेकिन इसकी नॉलेज ज़ीरो हो गई जब
क्योंकि इसको मिलिट्री की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, इसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाया किस तरह जाता है बिल्कुल नहीं पता था इसे, कि किस तरह से आर्मी को कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह से बैटल को जीता जाएगा। फिर इसके बाद इब्राहिम लोदी के रूल के खिलाफ जो है राणा सांगा एक सेंट्रल एशियन किंग काबुल के किंग बाबर को एक लेटर लिखते हैं कि हमारी हेल्प करें एंड इब्राहिम लोदी को ओवरथ्रो कर दें। उनको लगा था कि बाबर आएगा एंड इब्राहिम लोदी को ख़त्म करेगा एंड वापस चला जाएगा, लेकिन गाइस बाबर आया। फिर 1526 में एक बहुत बड़ी बैटल टेक प्लेस करी, इसको बोला जाता है बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ पर इब्राहिम लोदी अपने फुल पोटेंशियल में आया था 1.5 लाख का लश्कर लेकर, बाबर सिर्फ 40,000 की आर्मी लेकर आया था। लेकिन गाइस बाबर के पास एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स थे और तोपें थी बाबर के पास एंड बहुत ही कर्रे वाले आर्मर्स थे एंड बाबर जो है बहुत ही एडवांस जो है अफगान घोड़े, ईरानी घोड़े लेकर आया था अपनी इस जंग में। तो जिसके आगे गाइस इब्राहिम लोदी बिल्कुल नहीं टिक सका। इब्राहिम लोदी जंग में हाथियों को लेकर आया था एंड उसने इब्राहिम लोदी को खदेड़ कर रख दिया एंड उसके बाद दिल्ली के तख्त को राणा सांगा को देने की बजाय खुद दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। और फिर यहाँ से फॉर्मेशन में आता है मुगल एम्पायर। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मुगल एम्पायर को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे एंड यही था मेडिवल एज का फर्स्ट फेज, जिसमें मैंने पूरा चोलास से लेकर के दिल्ली सल्तनत को एक्सप्लेन किया एंड मुगल एम्पायर अपने आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री रखता है, तो उसको एकदम सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, जिसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। फिर टोटल मुगल एम्पायर को जो है एक्सप्लेन कर दूंगा फ्रॉम बाबर से लेकर के औरंगजेब की डेथ तक, जहाँ तक मेडिवल हिस्ट्री हमारी मौजूद है। ओके गाइस, तो यही थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।